according to the privity of contract. Clear? सर जो ट्विडल वाला और जो केस आप बता रहे हैं, मतलब उसमें एक्चुअल में कहानी क्या हुई, वो मेजर समझनी है ताकि उसको अच्छा ढाल सकें। और वैसे जमुना दास वाले, अच्छा, जो ट्विडल वर्सेस एटकिंसन था ना, तो उसमें मैरिज को लेकर के था। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, सर इसका फैक्ट ये था, द सन एंड डॉटर ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस डिस्प्यूट वर गेटिंग मैरिड। ओके, एक बार सुन लेना, मैं समझा दूंगा सभी लोगों को ना। द सन एंड डॉटर ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस डिस्प्यूट वर गेटिंग मैरिड। As such, the father of the groom and father of the bride entered into an agreement that they would both pay some of money to the couple. Unfortunately, the father of the bride died before they paid the money to the couple, and father of the son died before he put shoe on the agreement between the parties. As result of this, the groom brought a claim against the executor of the will for the payment that was previously agreed between the fathers. आप फैक्ट समझे, मैं बताऊं? वैसे कुछ है नहीं इसमें, बहुत इजी है, बस कुछ क्लियर हुआ? शादी की बात हो रही है, कुछ लेना देना चल रहा है, किसी की डेथ हो गई, डॉरी, बस हाँ सही आप पकड़े, बिल्कुल सही पकड़े। हाँ, जैसे आप जानते हैं कि पहले डॉरी चलता था, इवन देन अभी भी चलता है। तो एक जैसे कि बेटी के फादर ने बोल दिया कि आप मेरी बेटी से मैरिज कर लेना, मतलब बेटी के फादर ने बेटे के फादर से बोला कि मैरिज कर लेना बेटी से, मैं आपको ये पैसा दूंगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और आप जानते हैं कि बिफोर डॉरी एक्ट, डॉरी लेना, डिमांड ऑफ डॉरी ऑफेंस नहीं था। जब ये डॉरी एक्ट है, देन डिमांड ऑफ डॉरी ऑफेंस हुआ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। हाँ, सो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब बाद में क्या हुआ कि बेटी के फादर एक्सपायर हो गए। ओके, तो अब लड़के वाले कह रहे हैं नहीं बिटिया से कि नहीं, मुझे पैसा लाओ, लाइक जो तुम्हारे फादर कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो आप लेकर के आओ। ओके, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, एंड कॉन्ट्रैक्ट का एक रूल था, मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू 37 कुछ चीजों में रिप्रेजेंटेटिव उसके लाइबल होते हैं। लाइक जैसे एक शॉप है, तो फादर किसी के शॉप देख रहे हैं और फादर किसी के एक्सपायर हो गए, तो जो उनका बच्चा है, तो शॉप में जैसे कि किसी ने मस्टर्ड ऑयल ऑर्डर किया, बिस्किट ऑर्डर किया है, तो वो डिलीवरी कर सकता है। सिर्फ इसका एक्सेप्शन था, पर्सनल सर्विस कुछ होती है, जस्ट एग्जांपल डांसिंग, सिंगिंग, ऐसी चीजों या पेंटिंग नहीं कोई कर सकता। अपार्ट ऑफ दिस थिंग, लाइक कोई सेलिंग की चीजें, तो उसकी डिलीवरी पॉसिबल होती है। ओके, तो आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। ये तो सर केवल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में है ना, आप तो बात कर रहे हैं ब्रिटिश नहीं, उनकी। मैं सब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बात करूं, मैं समझाने के लिए बस बता रहा था, बस समझाने के लिए बता रहा था। ओके, तो इसमें ये बोला गया कि अकॉर्डिंग टू द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उस बच्ची ने आपसे नहीं किया था, इसलिए वो लाइबल नहीं है, दैट इज स्ट्रेंजर, सी इज स्ट्रेंजर। ओके, तो फाइनली उसे वो चीज नहीं देना पड़ा। क्लियर? ओके सर। हाँ, मतलब सर इसका मतलब डॉक्टर प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टी प्रॉमिस कर रही है वही लाइबल होगी। बिल्कुल सही आप पकड़े, वही लायबल होगी। तो ऐसे मतलब ये मतलब और भी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं कि जैसे यहाँ तो उस फादर की डेथ हो गई, कोई ऐसी कंडीशन और की मतलब कोई कंडीशन है कि सर ये तो एक सिचुएशन है, बट ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है। हमेशा हमें रूल पे वर्क कर रहे हैं, रूल हमारा वही होना चाहिए। सिचुएशन तो सर कुछ भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर और प्रिविटी में जो पार्टी प्रॉमिस कर रही है वो वही उसे फुलफिल करेगी, कोई तीसरा बंदा नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वही फुलफिल करेगी। बट उसका एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया था,
उसमें कुछ एक्सेप्शन थे, जैसे कि चार्ज हो गया, मॉर्गेज हो गया, और आपका फैमिली सेटलमेंट हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से कुछ चीजें हो गई, और ट्रस्ट हो गया, कुछ एक्सेप्शन है, बस हो गया। ओके, ये एक्सेप्शंस का मतलब वो यूज कैसे? एक्सेप्शन इन द सेंस जैसे सर ये इंडिया में तो एक्सेप्शन ही हो गया ना, क्योंकि इंग्लैंड में ये चल रहा है और यहाँ नहीं चल रहा है, तो हम तो एक्सेप्शनली ही अवेल कर रहे हैं ना इसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इंडिया में ये है कि मतलब कोई भी सूट फाइल कर सकता है, लाइक आप या आपके बिहाफ पे कोई भी कर सकता है। जो आपने एक्सेप्शन बताए हैं वो इंग्लिश लॉ के ही है, प्रीबिटी हाँ के जी, हाँ जो जी, इंग्लिश हाँ। लॉ के, हम तो खुद ही एक्सेप्शन में चल रहे हैं ना। हम तो खुद ही चल रहे हैं, बिल्कुल सही सर, ये हमारे हमारे यहाँ से कोई भी कर सकता है। ओके, क्लियर? यस सर। हाँ, नेक्स्ट। सर अब आप ऐसा करिए ना, जो नहीं, भी अब चार्ज का आपने फिर सर रह गया। अच्छा सर, एक्चुअली चार्ज में ये होता है ना, चार्ज का मतलब होता है किसी चीज पे कोई भार होना। ओके, चार्ज का मतलब ही होता है किसी पे कोई चीज इंपोज करना। ओके, तो जस्ट एग्जांपल, आपको एक सेक्शन मैंने बताया था कि जैसे कि आपने ए से कॉन्ट्रैक्ट किया है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को लाइक ब्रीच कर दिया। ओके, आपने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने उसे ब्रीच कर दिया। ओके, और ए आपसे उस ब्रीच के लिए पैसा मांगने आया और आपके पास नहीं था, तो वो आपकी इंसल्ट कर रहा था, इसलिए मैंने आपका पैसा दे दिया। ओके, तो अब एक तरीके से मेरा आपके ऊपर चार्ज आ गया, एक भार है, लाइक एक बर्डन है। चार्ज का मतलब आप बर्डन समझो बस। ओके, तो मैं देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी था, बट मैंने अपनी इच्छा से पैसा तो दे दिया आपके बदले। ओके, तो अब एक तरीके से आपके ऊपर मेरा बर्डन क्रिएट हो गया, एक चार्ज क्रिएट हो गया, तो मैं एक थर्ड पार्टी हूँ, फिर भी अब वहां पे मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा और आपसे मैं वो चीज रिकवर कर सकता हूँ। क्लियर? क्लियर। वो आप जो एग्जाम्पल दिया था, वो हाँ, हाँ, गवर्नमेंट का कोई ड्यू देना है, इस तरह हाँ, का। हाँ, कुछ भी हो सकता है ऐसे, लाइक किसी भी टाइप में अगर कोई चार्ज अगर किसी के ऊपर क्रिएट हो रहा है तो वो चीज देना पड़ेगा। ठीक है। ओके, सर आप ये ऐसे पॉइंट रिवाइज करा दो जिसमें आपको लगता है कि हम लोग कंफ्यूज होंगे, वो वाले फटाफट रिवाइज करो सर, टाइम भी खत्म हो रहा है ये। कोई नहीं, ऐसे तो मैं क्या ही बताऊंगा कि इसमें आप सब कंफ्यूज हो गए। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता दे रहा हूँ। देखिए, एक बार फिर से सुन लीजिए, सब लोग लिख लीजिएगा। कुछ ऐसी चीजें होती है, अगर आप उन्हें पढ़ लेंगे तो आपका पूरा पेपर बहुत अच्छे से होगा ना। तो वो आप एक बार फिर से सुन लो, किसी ने लिखा होगा ठीक है, बट फिर से एक बार सुन लेना, 1 सेकंड 2 सेकंड लगेगा बस। सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट डेफिनेशन क्लॉज आप कुछ भी नहीं सीख सकते या ना लिख सकते हो। ओके, सेक्शन टू के बाद 3 4, ओके, 3 4 5 6 अगर आप देख लेते हो पूरा यहाँ 6 तक, तो सब कुछ आपका कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन सब कुछ हो जाएगा, लाइक बहुत वेल तरीके से आप लिख ले जाओगे। और इनका यूज आप कहीं पे भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। थोड़ा सा आपका लिखने का पैटर्न आना चाहिए। इसके बाद what agreement are contract and capacity of the contract, like section 10 11 very important। यहाँ से क्वेश्चंस एकदम रखे हुए, लाइक 3 4 सेक्शन हो गए और यहाँ से क्वेश्चन एकदम 100% आपके आ रहे हैं। ओके, फिर आपका एक क्वेश्चन मैंने बताया था 13 14 से, तो 13 14 में आपका आ जाता है कंसेंट एंड फ्री। 13 तो एक लाइन का, उसे आप नहीं पढ़ो बराबर। ये 14 पे आप आ जाओ जहां पे फ्री कंसेंट है। सो फ्री कंसेंट हम उन्हीं को कंसीडर करते हैं जिसमें 5 थिंग्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। कोएर्शन, फ्रॉड, वो वाली सारी चीजें वो आपने देख लिया। उसके बाद आप सॉरी टू इंटरप्ट, 10 11 के बाद क्या बताया था आपने? सेक्शन 14 का फ्री कंसेंट। ओके, और देन आप जब आगे बढ़ते हो तो आपका फिर आता है इंपॉर्टेंट में, अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 13 एंड 23 आप देख लेते हो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है 23, क्योंकि 23 में ये बताया गया है कि अगर ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपका वाइड हो जाएगा। ओके, उसमें 4 5 6 कंडीशंस हैं, लाइक किस किस सिचुएशन में कोई चीज वाइड होता है वो आप देख लेते हो।
फिर इसमें ये 23 और 24 में आपने बोला था जुडिशियल रिव्यू का कुछ बताया था आपने, उसी का कॉन्सेप्ट है, मतलब एक तरीके से उसके थ्रू हम चेक करते हैं। लाइक एक कॉन्ट्रैक्ट बना तो हम ये देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन सही है कि नहीं, ऑब्जेक्ट सही है कि नहीं। अगर दोनों सही रहता है तो उसको हम वैलिड मान लेते हैं, दोनों सही नहीं रहता तो उसको हम वाइड डिक्लेयर कर लेते हैं बाय कोर्ट। हम ये तो नहीं लिख सकते ना कि जुडिशियल रिव्यू इसके अंदर होता है, ये तो हम नहीं लिख सकते ना। नहीं लिख नहीं सकते। इट्स लाइक, मैंने बोला ना लिखने का थोड़ा तरीका रहना चाहिए। इट्स लाइक है जुडिशियल रिव्यू, मतलब वर्क वैसे ही करता है, क्योंकि ये खुद को रिव्यू करता है ना ये सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट खुद को, हाँ कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करता है सर, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। फिर आपका आता है इसके बाद इधर अगर आप छोड़ के भी चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया ही था, 32 आप सेक्शन देख लोगे बस हो गया। फिर 32 के बाद आप डायरेक्ट आप चले आओगे 56, जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम सेक्शन 68 टू 72। बाकी 73, 4 ये तो मतलब कंपनसेशन को लेकर के है कि लिक्विडेटेड डैमेज मिलेगा क्या, लिक्विडेटेड मिलेगा, तो मैंने आपको पहले से क्लियर किया हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट का बहुत इजी, बहुत छोटा, बड़ा अच्छा सिलेबस है, इसमें तो कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी इंडिविजुअल बेसिस पे किसी का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। एक रिक्वेस्ट है ये कि जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट का पेपर होगा तो उससे 1-2 दिन पहले अगर आप रिवीजन की क्लास मतलब एक बार कॉलेज में बात करके ले दो तो सर ज्यादा सही रहेगा। मैं बात कर वो तो बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। एक जैसे उसमें 3 दिन का गैप आ रहा है सर कॉन्ट्रैक्ट वाले में। मैं डेट बता देता हूँ सर प्लीज, मैं एग्जैक्ट डेट बताता हूँ सर। 29 का है कॉन्ट्रैक्ट का पेपर। हाँ तो वो 29 से फायदा भैया सर जी ऐसा करो आप लो फिर 27 को लो, 28 को फिर हम तैयारी कर लेंगे। यस सर बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन एक बार ना प्रिंसिपल सर को आप सब मैसेज कर देना सर। उनसे कोई फायदा नहीं है, मैं सीए मैडम से बात करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल सर भूल जाते हैं कुछ। हम सर सारे व्हाट्सएप कर देंगे अपूर्वा मैडम को। हाँ सारे ही व्हाट्सएप कर देंगे कि 27 को आपकी क्लास चाहिए सर, बट आप एग्री होने चाहिए उसके लिए। सर आप अवेलेबल है ना, कर लेंगे ना 26 नहीं बस 26 को कुछ पढ़ लेंगे, इतवार को कंफ्यूजन होगा तो मंडे को पूछ लेंगे, फिर ट्यूसडे है तो भैया बीच में सही है ना। संडे को फिर सर पढ़ा जाएंगे, फिर सर पकड़ में नहीं आएंगे बाद में। सर ये 20 की क्लास रख लो कम से कम। ठीक है सर, हो जाएगा ओके सर। जवाब कौन सा 73, 73, 74 तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करा दीजिए। अच्छा जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का इंडिविजुअल कोई एक सेक्शन नहीं है। पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बताओ कोई। सर जैसे कि कोई एक पक्ष का मृत्यु हो जाता है, उसका अस्तित्व नहीं रहता, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। दूसरा ये है कि बाद में पता चलता है कि जिस टाइम उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए योग्य था, बाद में योग्य हो गया, जैसे कि उसको मेंटल हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया। और दूसरा ये है कि जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया वो वाला संविदा उस टाइम पे लीगल था, बाद में जाके वो इलीगल हो गया, यानी दो देशों के बीच में तो बाद में शत्रुता होगी तो उसको पूरा करना। बहुत सारे ऐसे। हाँ नहीं यही मैं कह रहा था ना, देखिए ऐसे बहुत सारे हैं। ओके पहले ना एक रूल होता है, जैसे कि मैं अगर आपको शॉर्टकट में बताऊं तो अर्थ पे अगर मैं ह्यूमन में बात करूं तो मेल एंड फीमेल ही है। अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वो बात की बात है, बट ब्रॉड लेवल पे आप मेल और फीमेल दो ही तो बोलोगे ना। तो वैसे दो इसमें आप मेन जो है, अच्छा मैं 1 by 1 बताता हूँ आप सबको, बस 1 सेकेंड रुक जाना ना। बट पहले आप ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो आप इजीली थोड़ा सा आप लिख ही लोगे, वो मैं बता भी दूंगा, बट आप इसके टाइप लिख लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, written यस सर, एंड एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
Anyone listen about both things? सर एक तो होता है कि परफॉर्मेंस करी नहीं है बिल्कुल, और दूसरा होता है कि वो पहले इन्फॉर्म कर दे कि हम नहीं परफॉर्म करेंगे। ओके ठीक है, हम वन बाय वन देखते हैं। एंटीसिपेटिव में वही आएगा ना जहाँ पे टाइम पीरियड ओवर हो चुका हो, जैसे एक लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर रहता बाद में खत्म हो गया, तो वो एंटीसिपेटिव के अंदर आएगा ना। बता रहे पहले आप लिखो, पहले आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पहली हेडिंग हो गई आपकी व्हाट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस a contract is violated by any of the agreed upon the term and condition of a binding contract. Like दो पार्टीज होते हैं तो दो पार्टीज में से दोनों पार्टी एग्री हुए रहते हैं अपने टर्म एंड कंडीशन पे, और उन टर्म एंड कंडीशन को कोई भी पार्टी वायलेट करता है, सो दैट इज अ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आई थिंक ये सबको क्लियर होगा कि दो पार्टी जिस टर्म कंडीशन पे एग्री हुए रहते हैं और उन्हीं टर्म एंड कंडीशन को ब्रीच करते हैं, सो दैट इज अ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एंड वायलेट करते हैं तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वायलेट का मल्टीपल वे हो सकता है, लाइक डिनाई करके, डिलीवरी ना करके, परफॉर्मेंस ना करके, वो मल्टीपल वे हो सकता है। इज इट क्लियर? यस। ओके, उसके बाद आप इसमें एलिमेंट्स आप बना लोगे, देयर शुड बी टू पार्टीज एंड मस्ट बी कॉन्ट्रैक्ट बीच बाय द वन पार्टीज, ऐसे 4-5 होंगे, वो तो आप बना लोगे। मैं आपको मेजर चीजें बता रहा हूँ जो इसके सबसे आते हैं, तो टाइप्स ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आप ये लिखना। तो अच्छा हाँ, एलिमेंट्स आप बनाओगे तो वहां पे जरूर मेंशन करोगे दैट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ब्रीच हमेशा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का ही होता है, क्योंकि अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो उसका ब्रीच नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वैलिड होगा तभी वो ब्रीच होगा। ओके, तो इसमें सर जितने भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अपोजिट है, मींस इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बातें बता दी जाए, वो सब चलेगा? मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, एक बार फिर से बताना। तो मेरा कहने का मतलब कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये है कि भाई अब जैसे बोलते हैं माइनर के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हो तो शुरू से ही नल एंड वॉइड है, वो वाइड है। हाँ, वाइड एब इनिशियो लिखा भी रहता है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। तो इसमें मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उसको अदर वे राउंड लेके चले जाओ कि शुरू में ही एग्रीमेंट वॉइड नहीं है, जैसे जो चीज कभी पूरी नहीं हो सकती, मैं तुम्हें चांद तारे तोड़ लाऊंगा, या कोई भी ऐसा चीज कोई कमिट करके दे दे, या वो इम्पॉसिबल है। हर चीजें ना अलग अलग, तो इम्पॉसिबल चीजें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती हैं। फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाइडेबल वाले जितने भी आएंगे वो आ जाएंगे मैक्सिमम, मुझे लग रहा है। बट ये आउट ऑफ ट्रैक हो गया, क्योंकि इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट की बात करी है, मतलब वो जो है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करता है, ओनली देन इट विल बी ब्रीच, अदरवाइज तो जो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। हाँ जी, यही मेरे कहने का मतलब कोई मतलब नहीं है। हाँ, वन वर्ड में कि देयर मस्ट बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लाइक फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी वैलिड। और इसमें मैंने फर्दर 2 टाइप्स बताया था, एक्चुअल एंड एंटीसिपेटरी। एक्चुअल इन द सेंस कि व्हेन वन पार्टी रिफ्यूज टू फुली परफॉर्म द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्चुअल मतलब क्या हुआ कि हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया और जिस दिन मुझे परफॉर्म करना था, लाइक मैंने सिंगिंग के लिए आपसे कॉन्टेक्ट किया था कि कोई भी प्रोग्राम या कंसर्ट होगा तो मैं सिंगिंग करूंगा, बट जिस दिन मुझे करना था तो वहां पे मैंने बोल दिया नहीं, मैं नहीं परफॉर्म कर सकता, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन मैं इसे नहीं फुलफिल करूंगा, सो दैट इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एंड फर्दर आपका आता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा कि व्हेन अ पार्टी स्टेटस इन एडवांस दैट दे विल नॉट बी डिलीवरिंग on the terms of the contract, like जब आप at the time किसी चीज को ब्रीच करते हो, that is the actual breach of the contract। and जब आप एडवांस में ही like 4 days 5 days 10 days टाइम था और आप पहले ही इन्फॉर्म कर देते हो, नहीं 10 तारीख को 10 जैन या फैब को जो भी प्रोग्राम्स है उसमें मैं कोई भी परफॉर्मेंस नहीं करूंगा, that is anticipatory breach of the कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो पहले आप ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बताओगे, फिर उसके एसेंशियल एलिमेंट बताओगे, देयर शुड बी 2 पार्टीज एंड देयर मस्ट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इन सब चीजों को आप बता करके देन आप इसके टाइप्स बताओगे। पहले तो डेफिनेशन, फिर उसके एसेंशियल एलिमेंट्स, देन आप ये जो मैंने टाइप बताया आप इसको बताओगे, एक्चुअल एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल लाइक एट द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस आप डिनाई करते हो, एंटीसिपेटरी आप एडवांस में ही लाइक 4 days 5 days 7 days 10 days पहले ही आप उस चीजों को
मना कर देते हो, लाइक डिनाई कर देते हो। सर ये जैसे आपने ये बताया कि 5-6 दिन पहले वो डिनाई करेंगे, तो उस टाइम कोई रीजन भी बताना जरूरी है? सर ये तो ऑप्शनल है ना, लाइक जैसे कि ब्रीच तो दोनों सिचुएशन में होगा। अगर रीजन बताओगे तो भी ब्रीच है, नहीं बताओगे तो भी ब्रीच है। बट अगर वही रीजन, देखिए सर रीजन हर चीज की ना एक बाउंड्री होती है। अगर वही रीजन इम्पॉसिबिलिटी में फॉल कर रहा है, लाइक एक रीजन ये होता है कि 4 दिन पहले ए ने बोल दिया कि मैं कंसर्ट में डांस नहीं करूंगा, ओके। और एक रीजन ये है कि मैं कंसर्ट में डांस इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि एक्सीडेंट में मेरे पैर में कोई प्रॉब्लम आ गई, ओके। सो पैर में, हाँ, तो पैर में प्रॉब्लम आने की वजह से ये दैट इज अ केस बिलोंग टू द इम्पॉसिबिलिटी, क्योंकि अब ये इम्पॉसिबल हो गया डांस करना पैर में फ्रैक्चर या कुछ भी एक्सपाइजेड होने के रीजन से, ओके। दैट इज अ वैलिड रीजन। बट ऐसे कैजुअली नहीं, मैं नहीं परफॉर्म करूंगा, बात खत्म। 4 दिन वाइडेबल और ब्रीच में थोड़ा सा अंतर बता दीजिए सर। वाइडेबल ब्रीच में क्या होता है? ब्रीच मतलब कि आप डायरेक्टली कोई चीज मतलब टर्म एंड कंडीशन किसी चीज पे आप एग्री हो गए, वो चीज वैलिड था, ओके, और देन आप उसको डिनाई कर दिए कि नहीं ये चीज मैं नहीं करूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें ये था कि आप मेरे को कार दोगे और उस कार के लिए मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। हमने एग्रीमेंट साइन कर लिया और मैंने आपको 2 लाख रुपए दे दिया, और कार की डिलीवरी मान लेते हैं कि कल सुबह देनी है, और आपने सुबह ही 9 बजे देना था, 8 बजे मेरे को कॉल करके बोल दिया मैं डिलीवरी नहीं दूंगा। तो आपने इसको ब्रीच कर दिया, एक्चुअल ब्रीच है, क्योंकि आपको जब डिलीवरी करनी थी तो 1-2 घंटे पहले मना किया। दैट इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, ओके। एंड वाइडेबल में क्या होता है कि वाइडेबल में हमने आपसे कार लेने के लिए बोला था, आपको मैंने 2 लाख रुपए देने के लिए बोला था, आपने बोला था मेरी कार बिल्कुल मेंटेन है, अच्छी खासी है। बट जैसे ही उसको मैं लिया और 2 किलोमीटर में गया कहीं पे और उसका इंजन ब्लॉक हो गया, दैट सिचुएशन इज द केस ऑफ द वाइडेबल। लाइक वहां पे मेरे पास ऑप्शन है, मैं उसे वाइडेबल में फॉल करा सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे से कमिट किया था कार बिल्कुल फिट फाट है, लाइक बिल्कुल फाइन है, ठीक है, बट ये तो 2 ही किलोमीटर में इसका इंजन ब्लॉक हो गया, लाइक इट इज अ केस ऑफ द फ्रॉड। एंड फ्रॉड का ग्राउंड बना के मैं आपके साथ वाइडेबल इसको डिक्लेयर करा दूंगा, क्योंकि इस चीज में आपको प्रॉफिट हुआ है, मेरे को लॉस हुआ है। क्लियर? ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट में सर सिंपल वे में यही बोल सकते हैं ना कि जो भी हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो या तो समय पर या समय के बाद भी पूरा नहीं हुआ, और पूरा न होने की कंडीशन में जो है दोनों पक्षों के बीच में 2 ऑप्शन है। पहला, अगर उसका कोई वैलिड रीजन है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट बीच हुआ तो एक दूसरे की कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। अगर कोई इनवैलिड रीजन है या उसने जानबूझ के या मिथ्या वर्णन करके कुछ ऐसा किया तो उस केस में एक दूसरे के ऊपर से लाइबिलिटी बनेगी। बट ब्रीच का सीधा सा मतलब यही समझे हम लोग कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया जो टाइम लिमिट उसने दिया था। करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये एक्ट ऑफ गॉड किस में आएगा सर, एक्चुअल में या? मैं बता रहा हूँ, एक्ट ऑफ गॉड जो पढ़ते हैं हम लोग ना, वो टॉट में रहता है। जो एक्ट ऑफ गॉड होता है ना, वो एक्सेप्शन होता है। जस्ट एग्जांपल कि मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था और आपको सिंगिंग के लिए या किसी भी चीज के लिए कोई परफॉर्म करना था, कोई डिलीवरी देनी थी, ओके। तो अब जब आप डिलीवरी देने आ रहे थे तो इतनी बारिश होने लगी कि पॉसिबल ही नहीं था कि आप बाहर निकल करके आ सको, मतलब घर तक हमारे उस डिलीवरी को करने के लिए, ओके। या अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन आ गई, या फ्लड बहुत ज्यादा आ गया, रोड ब्लॉक हो गया, सो वो सब एक्ट ऑफ गॉड होता है, ओके। और इवन देन आप टॉट में पढ़ेंगे तो टॉट में ये भी रहता है कि जैसे कि आपने एक मेरे को बिल्डिंग दिया, उस बिल्डिंग के लिए मैंने आपको 10 लाख रुपए भी दिया, आपने बोला था नहीं बिल्डिंग बिल्कुल नहीं है, नहीं गिरेगा, ओके। बट इतना तेजी से अर्थक्वेक आया कि पहले कभी नहीं आया, तो इतना तेजी से वो बिल्डिंग गिर गई। सो देयर इज नॉट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज वो जो बिल्डिंग गिरी है वो बेकार होने की वजह से नहीं गिरी है, वो अर्थक्वेक या फ्लड की वजह से या स्टॉर्म की वजह से गिरी, ओके। तो वो एक्सेप्शन होता है, लाइक वहां पे किसी भी पार्टी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ऐसी चीजों में इंश्योरेंस काम करता है, लाइक अगर उस बिल्डिंग का इंश्योरेंस रहेगा तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से वो क्लेम ले सकता हूं, बस। जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दीजिए। कौन सा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपका पहले तो वो हो गया, एंड देन आपके एलिमेंट्स हो गए, एंड देन आपके एक्चुअल एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गए। देन इसके कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस में
आप जानते हो कि आपको 2 टाइप के डैमेजेस मिलते हैं 73 74 के अकॉर्डिंग। लिक्विडेटेड भी मिल सकता है, लिक्विडेटेड भी मिलेगा। लिक्विडेटेड देन मिलेगा जब पार्टीज ऑलरेडी डिसाइड किए रहेंगे क्लेम को लेकर के, ब्रीच करोगे तो इतना क्लेम देना ही पड़ेगा। अनलिक्विडेटेड देन मिलेगा जब दोनों पार्टीज आपस में कोई ऐसा डिसाइड नहीं किए हैं तो। ओके, फिर आप उन दोनों सेक्शंस के इसके कॉन्सिक्वेंसेस को लिखोगे एंड इसके बाद कंक्लूजन लिख करके आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। पेनल्टी नहीं कवर करना इसमें? नहीं, करने को आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन इतने में हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो पेनल्टी कवर कर सकते हो, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लाइक कुछ ऐसा हुआ है कि एक जैसे कि इसमें भी जब आप पढ़ोगे और डीप डाउन आप जाओगे तो लॉसेस भी बहुत टाइप के होते हैं। स्पेशल लॉस होता है, नॉमिनल लॉस होता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी की डिलीवरी ना, जैसे कि मैंने कोई चीज ऑर्डर किया, ब्लिंकिट से मान लेते हैं कि मैंने कोई चीज ऑर्डर किया, तो उसकी डिलीवरी में जो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं लाइक मेडिकल की जो मेडिसिन हो गई, तो उसकी डिलीवरी काफी इंपॉर्टेंट होती है। लाइक कोई बिल्कुल किसी को बुखार अच्छे से फीवर हुआ है तो 2 घंटे 4 घंटे लेट एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। बट अगर कोई नॉर्मल चीज है, वेजिटेबल्स ये सब, तो 1-2 दिन भी लेट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अलावा अल्टरनेट ऑप्शंस होते हैं, तो वो अभी आप मेंशन कर सकते हो। ओके, बट जनरली आप 73 74 मेंशन करते हो तो कंप्लीट कंसीडर किया जाता है। देन आप 73 और 74 का कह रहे थे, ये यदि हम किसी तरह भी लाके 73 74 75 में लाते हैं हम, वो मतलब उसमें फिर बताया था ना, उसको यूज कर सकते किसी 73 74 ही करिएगा। पेनाल्टी जनरली कॉन्ट्रैक्ट पे एक्सेप्शनल जगह यूज होता है। एक्सेप्शनल लाइक डैमेजेस से आप देखोगे सभी जगह ना आपको डैमेजेस मिलेंगे। यदि हम ये 73 74 दो केस में भी करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है ना? चलेगा, लेकिन जब भी आप यूज करेंगे तो कोरिलेट करके, कोरिलेट करने के बाद। यस यस, हाँ, ये सबसे जरूरी रहता है। यस यस। नेक्स्ट वो कंटिजेंट और वेगर बता दीजिए, 10 नंबर के दोनों आएंगे इंश्योरेंस। ठीक है, वेजर एंड कंटिजेंट। ओके, तो वेजर में क्या रहता है कि वेजर में 2 ह्यूमन बीइंग आपस में कोई लाइक एक बेटिंग करते हैं, एक शर्त लगाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला अगर आज बारिश हुई तो आप मेरे को 1000 दोगे, और नहीं हुआ तो मैं आपको 1000 दूंगा। ओके, लाइक यहाँ पे वेजर में बोथ पार्टीज मस्ट बी ह्यूमन बीइंग। ओके, पहली कंडीशन हो गई, या एलिमेंट्स भी आप कह सकते हो कि बोथ पार्टीज मस्ट बी ह्यूमन बीइंग एंड कंडीशन वाज अनसर्टेन। लाइक जैसे कि मैंने बारिश को लेकर के तो उसमें आ जाएगा, बारिश को लेकर नहीं करना है। ये जैसे कि क्रिकेट हो गया एंड गेम, किसी भी गेम को आप ले सकते हो एग्जांपल। ओके, लाइक जो ह्यूमन कंट्रोल में हो, लाइक दैट इवेंट मस्ट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। लाइक पहले तो आप लिखोगे वेजर वाले में कि बोथ पार्टीज मस्ट बी ह्यूमन बीइंग एंड दैट कंडीशन, लाइक जिस कंडीशन पे वो लोग वो लगा रहे हैं, बेट कर रहे हैं या बेटिंग लाइक शर्त लगा रहे हैं, तो दैट कंडीशन मस्ट बी दैट कंडीशन मस्ट बी अंडर कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ओके, ये 2 एसेंशियल एलिमेंट इसके हो गए। जैसे कि अब इसका एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ कि हम आप हो गए, हमने आपसे बोला कि अगर कोई विराट कोहली है, अगर विराट कोहली पर्टिकुलर इस बॉल पे 6 मारेगा तो मैं आपको 1000 दूंगा, अगर नहीं मार पाएगा तो आप मेरे को दोगे। तो यहाँ पे हम आप ह्यूमन बीइंग है, और जो कंडीशन लगी हुई है वो कंडीशन एक ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में है। लाइक विराट कोहली 6 मार भी सकता है, नहीं भी मार सकता है, एंड अनसर्टेनिटी भी है। थर्ड आप एसेंशियल एलिमेंट आप इसमें लिखोगे अनसर्टेनिटी, लाइक अनसर्टेनिटी इसलिए मार भी सकता है, नहीं मार सकता है, दैट इज अ वेजर। ओके, एंड कंटिजेंट में क्या होगा, कंटिजेंट में जहां लाइक जो कंडीशन मतलब 2 एलिमेंट सेम रहेंगे, लाइक अनसर्टेनिटी भी सेम रहेगा, ह्यूमन बीइंग भी सेम रहेंगे, और जो बीच वाला एलिमेंट है वही चेंज हो जाता है। बीच वाले में यहाँ पे हो जाएगा कि दैट कंडीशन शुड नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, लाइक दैट कंडीशन मस्ट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द गॉड और नेचर। ओके, गॉड और नेचर एक ही हो गए। तो जैसे कि कंडीशन मैं बताता हूँ, मैंने आपसे बोला कल बारिश हुई तो मैं आपको 500 रुपीज दूंगा, तो बारिश कराना हमारे आपके हाथ में नहीं है, या कल कुछ भी लाइक धूप निकले, तो ऐसा कुछ भी XYZ कंडीशन रख लिए, तो
ये सब चीजें हमारे हाथ पे नहीं है, वो नेचर के गॉड के हाथ में है। तो अगर इन सब चीजों को लेकर के हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और चीजें अनसर्टेन है तो वो हमारा कंटीजेंट माना जाएगा, और अगर वही कंडीशन ह्यूमन कंट्रोल में है तो हमारा वेजर माना जाएगा। क्लियर? तो इंश्योरेंस कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। So everything is clear to everyone? सेक्शन मेंशन करने पड़ेंगे इसमें 30-31 जो भी हैं, तो वो उससे नंबर कुछ बढ़ते हैं? हाँ सर, सेक्शन जो होते हैं वो आपके क्वांटिटेटिव चीजें होती हैं। थोड़ा सा देखिए इंप्रेशन तो रहेगा, क्योंकि कोई बच्चा विद सेक्शन लिखा, कोई सिर्फ थ्योरी लिखा, कोई सेक्शन थ्योरी केस लिखा, तो जो जितना लिखेगा, जितना क्वांटिटी देगा उसको तो उस हिसाब से नंबर तो मिलेगा ही। ठीक है, ठीक। सर मिस रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा रिवाइज करा देंगे? हाँ जी, एक होता है फ्रॉड, एक होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड में हम फैक्ट को जानते हैं कि आई एम डूइंग रॉन्ग वर्क। ओके, जैसे कि मैं जानता हूँ कि ये बाइक या स्कूटी बिल्कुल बेकार है, फिर भी मैं कहता हूँ नहीं नहीं बहुत अच्छी है, इसका इंजन बहुत बेस्ट क्वालिटी का है, और मैंने आपको बेच दिया और मैं उससे प्रॉफिट ले लिया। दैट इज अ फ्रॉड। मिस रिप्रेजेंटेशन इन द सेंस लाइक जिस चीज को मैं प्रेजेंट कर रहा था उसके बारे में मैं नहीं जानता था गलत है। लाइक जैसे कि मैं एक बाइक के बारे में नहीं जानता कि इस बाइक का इंजन डैमेज है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ नहीं बहुत अच्छा है। ओके, तो दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन इन द सेंस टू प्रेजेंट फॉल्स थिंग विदाउट नॉलेज। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि एक हम आदमी को देख रहे हैं ना, जैसे हमारा कोई पड़ोसी, उसको मैं देख रहा हूँ रेगुलर, और देखने में वो अच्छा लग रहा है, तो किसी ने पूछा आपके पड़ोसी कैसे हैं लाइक नेचर वाइज, तो मैंने बोला ठीक है, बट वो 2-3 मर्डर करके बैठे हुए थे, वो बाद में पता चला। तो जो मैंने वहां पे प्रेजेंट किया तो वो प्रेजेंट मिस रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं था कि एक क्रिमिनल्स हैं, और मैं विदाउट दिस नॉलेज लाइक इस नॉलेज के बिना मैंने जो प्रेजेंट किया, तो वो चीज हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन शुड बी इन गुड फैथ, लाइक मिस रिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन हमारा गुड फैथ में होना चाहिए, या विदाउट मेंसरिया होना चाहिए, लाइक विदाउट गलत इंटेंशन के होना चाहिए। ओके, या ऐसे भी एक और छोटा सा एग्जांपल आपको मैं बताऊं, जैसे आपने मेरे से पूछा 2 + 2 कितना होगा, मैंने आपको बता दिया 6। ओके, मैं अपने तरीके से तो 6 मेरे को लगा 6 ही होता है, मैं अपने तरीके से तो मैंने आपको सही बताया, बट ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, लाइक जो करेक्ट चीज है वो मैंने आपको नहीं बता पाया विदाउट एनी डिसऑनेस्टली इंटेंशन, लाइक मेरा कोई गलत इंटेंशन भी नहीं था और फिर भी मैंने आपको गलत चीज बताया, तो दैट इज ए मिस रिप्रेजेंटेशन। ओके, और आपने ये सर जितने वकील होते हैं तो मिस रिप्रेजेंटेशन ही तो कर रहे हैं कोर्ट में, क्लाइंट जो बताएगा उसको सही मान के आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है, बहुत सही आपने एग्जांपल बताया। तो क्लाइंट क्या बोल रहा है उसको ऑथेंटिफाई तो कर नहीं पाएंगे ना वो लोग, कभी नहीं। सर अवॉइडेबिलिटी क्या से किस में क्या आएगी वो बता दीजिए दोनों में, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में। फ्रॉड क्या पूछ रहे थे सर आप? अवॉइडेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वाइड तो नहीं होंगे, मतलब फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे अगर ठेका हो गया है तो वाइड तो नहीं होगा, वो तो वाइडेबल होगा सर। एक्चुअली जो हमारे 5 वो है ना CUFMM, ओके, वहां पे मैक्सिमम में हमारा वाइडेबल होगा। सिर्फ एक मिस्टेक आपने देखा होगा, मिस्टेक बाय बोथ पार्टीज, लाइक जहां पे मिस्टेक दोनों पार्टीज की रहती है वहां पे वो वाइड होता है, अदरवाइज सभी सिचुएशन में हमारा वाइडेबल ही जाएगा। ओके, ये सर सर ये कोर्सन में विदाउट थ्रेड भी हो सकता है क्या? ये थ्रेड? हाँ सर, कोर्सन वो सारी चीजें आ जाएंगी जो BNS या IPC में प्रोहिबिटेड है। सर ये आपने बताया था ना एक CUF, वो फुल फॉर्म वो हमें याद करने को बता दो जरा, कोर्सन याद हो जाएगा ना उससे। CUFMM, C मतलब कोर्सन, U मतलब अंडू इन्फ्लुएंस, F मींस फ्रॉड, CUFM मतलब पहला मिस रिप्रेजेंटेशन, देन दूसरा मिस्टेक। CUFMM, ठीक है। हाँ। सर एक बार ये भी रिवाइज करा देंगे, कैपेसिटी डिस्कस द पोजीशन ऑफ अ माइनर विद रिगार्ड्स टू द कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय हिम।
इसमें सेक्शन 10-11 ही मेंशन करना है ना, इसमें दोनों लाइक जो सेक्शन हमारा 10 है वो मेन है। ओके 10 जैसे व्हाट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, लाइक पूछता है कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पे वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गए जहां पे करने वाले मेजर हो, साउंड हो एंड नॉट प्रोहिबिटेड वही वाले हों, और फर्दर वही मेजर इन द सेंस कैपेसिटी, लाइक दैट पर्सन मस्ट बी कैपेबल तभी मानेंगे जब वो सरप्लस हो गए, तो उसी कैपेसिटी को 11 में एक्सप्लेन किया है। ओके तो वो सेक्शन 10, 11 और 12 भी जो अनसाउंड को लेके तीनों ही लिखना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे तो रहता वही है, घुमा फिरा के पूछ लेता, 10, 11, 12 दोनों रख करके केस लॉ आप लिख दोगे। मोहारी बीवी केस आप इसमें जरूर मेंशन करना है। यही 10, 11, 12 में लाइक व्हाट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट या माइनॉरिटी इन सब चीजों को लेकर के। लेकिन सर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल है माइनर के लिए, सो उसमें वो एक एक्सेप्शन होता है ना, दैट ही कैन गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, वो तो मेरे को वो समझना था, वो क्लियर नहीं है। एक्चुअली ये होता है ना कि माइनर कैन बी बिकम बेनिफिशियरी। ओके तो फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिशियरी, लाइक जैसे कि एक मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किए। ओके तो एक कॉन्ट्रैक्ट में आप जानते हो कि लेस देन मिनिमम 2 पार्टीज होता है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं ना। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में जैसे कि मान लेते हैं 10 पर्सन है और 10 में से 5 एक साइड है, 5 एक साइड है, तो एक साइड जो 5 है उसमें एक माइनर भी है। ओके तो मान लेते हैं कि इन दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक साइड 5 है, एक साइड 5 है, बट एक साइड जो 5 है उसमें एक माइनर है। ओके अब मान लेते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी ने ब्रीच किया या कोई लॉस हुआ। ओके तो यहाँ पे जो लॉस होगा वो लॉस माइनर नहीं बियर करेगा। प्रॉफिट अगर हो रहा है तो माइनर लेगा, बट अगर लॉस की बारी आएगी तो लॉस माइनर नहीं बियर करेगा। और सेम यही रूल पार्टनरशिप में भी है। अगर 4 लोग बिजनेस स्टार्ट किए, 4 में से एक माइनर है, तो बिजनेस में माइनर प्रॉफिट तो लेगा बट लॉस वो नहीं बियर करेगा। लॉस उसमें डिवाइड नहीं होगा, लॉस उन्हीं में डिवाइड होगा जो कि मेजर है। इसके पीछे रीजन ये होता है क्योंकि माइनर उस चीज को रन नहीं कर रहा है, माइनर एज अ स्लीपिंग पार्टीज रहता है। जस्ट एग्जांपल, जैसे कि 4 लोग 30 साल के हैं और एक 16 साल का बच्चा है, तो ये बताओ जो उस चीज में, उस पार्टनरशिप में, उस कंपनीज में, कॉन्ट्रैक्ट में जो डिसीजन लिए जाएंगे उस बच्चे के ब्याह पे लिए जाएंगे, और जो 4 है उनके ब्याह पे लिए जाएंगे। जो 4 है उनके ब्याह पे लिए जाएंगे। तो लॉस जो हुआ है, लॉ क्या मानेगा, उन 4 की वजह से हुआ है, तो बच्चा क्यों लायबल हो? बच्चा प्रॉफिट लेगा बट लॉस नहीं बियर करेगा। सर इसमें माइनर शेयर होल्डर भी है ना, इस वो वाली बता दीजिए एक बार। माइनर्स मैं समझा नहीं, फिर से पूछना। माइनर कैन बी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर बिल्कुल शेयर होल्डर कोई भी बन सकता है, बट यहाँ पे जैसा कि आपने बताया कि शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर बनने के लिए ना, जैसे कि उसके बिहाफ पे कोई होना चाहिए। लाइक एक माइनर तो कैसे ही करेगा, क्या ही करेगा, उसके बिहाफ पे कोई होना चाहिए। लाइक अगर एक चाहे उसकी फैमिलीज हो गए, चाहे बहुत से लोगों के लीगल एडवाइजर्स या खुद के एडवोकेट ऐसे कुछ होते हैं, तो माइनर आप कहीं पे भी, आप माइनर कोई भी प्रिंसिपल आप पढ़ोगे, तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना कि माइनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए तो लेगा बट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बट शेयर जो होती है, शेयर की सिचुएशन डिफरेंट होती है। शेयर इक्वल तरीके सब पे एप्लीकेबल होता है। जस्ट एग्जांपल, एक माइनर ने शेयर लिया तो उसकी प्राइस जब लिया था 200 रुपीज थी, तो शेयर का प्राइस अगर अबव जाएगा मोर देन 200 तो उसका भी प्रॉफिट लेगा, और अगर वो घट जाएगा तो लॉस में भी जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस नहीं है। शेयर इट्स लाइक अ गुड्स, इट्स नॉट अ बिजनेस। ओके लाइक शेयर आपने एक एज अ गुड्स ले लिया है, प्राइस बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, घटेगा तो आपको लॉस होगा। तो गुड्स इन द सेंस, जैसे कि माइनर एक बाइक अपने नाम पे ले ले, तो बाइक की प्राइस अगर घटेगी तो उसको लॉस होगा और बढ़ेगा तो उसको प्रॉफिट होगा। तो गुड्स के सिचुएशन में तो ये मैटर नहीं करता। ओके बट बिजनेस की सिचुएशन में माइनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, नॉट फॉर द लॉसेस। ओके मैं एक रीजन ये भी दे सकते हैं ना कि उसका जो है गार्जियन इन्वॉल्व था। किसमें? जो शेयर खरीदेगा तो शेयर एक गुड्स हो गया ना, बिल्कुल वो भी सही है आपका, और शेयर एक गुड्स है ना, जैसे कि नहीं गुड्स तो है ही। अनदर पॉइंट ये भी दे सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। गार्जियन था तो गार्जियन ने डिसीजन लिया ना ये सारा। हाँ सर एक कॉन्सेप्ट होता है ना जिसमें हम अल्टरेशन करते हैं ये एग्रीमेंट का, जो 3-4 पार्टी होती है तो उसमें 2 हट गया, फिर उसको हम नया बना ले, तो वो वाला कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करा दो सर। सर एक्चुअली 62 सेक्शन है, तो वहाँ पे ये बताया कि कैसे, मतलब कैसे आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को नया कर सकते हो।
तो अल्टरेशन उसमें एक वे है। अल्टरेशन इन द सेंस ना कि जैसे कि आपने टर्म्स एंड कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट की चीजें थी उसमें बहुत सारी चीजों को अल्टर कर दिया। अल्टर मतलब चेंज कर दिए। तो जब आप चेंज करते हो, लाइक जब आप मेजर चेंज करते हो, तो मेजर चेंज जब आप करोगे तो पार्टीज को आप ऑफर करोगे। जैसे 5 लोग हैं तो उसमें 5 को आप बोल सकते हो कि अगर आप इससे नहीं एग्री हो तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट से लाइक रिमूव हो सकते हो। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है आप रिमूव हो सकते हो। ओके, तो वो पर्सनल चॉइस होती है। अगर कोई चाह रहा है रिमूव होना तो रिमूव हो जाएगा, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। और जो लोग उसमें ज्वाइन रहना चाहते हैं वो ज्वाइन ही रहेंगे और वो फर्दर वैसे चलेगा अकॉर्डिंग टू अल्टरेशन, लाइक जो भी अल्टरेशन हुआ रहेगा। तो सर ये अल्टरेशन में कोर्ट कैसे इन्वॉल्व होता है? क्या कैसे इन्वॉल्व होता है? तो कोर्ट कैसे कोर्ट नहीं आता उसमें? ये अल्टरेशन नहीं, कोर्ट नहीं आएगा। कोर्ट क्यों आएगा? अल्टरेशन में क्या होगा ना, जैसे कि अल्टरेशन जैसे एक एग्रीमेंट लिए, एग्रीमेंट किए, एग्रीमेंट में चारों पार्टीज ने मेंशन किया कि नहीं वी वांट टू अल्टर दिस कॉन्ट्रैक्ट, और चारों ने ये वाइंड अप भी कराते हैं ना कोर्ट में जाके। वाइंड अप सर वो कंपनी में आप जा रहे हो, वाइंडिंग अप कॉन्ट्रैक्ट कहाँ होता है? वाइंडिंग अप तो कंपनी का होता है ना। नहीं, जैसे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है इसको खत्म करना, तो इसके लिए भी कोर्ट जाना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे प्रोविजन है या नहीं? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस से होता है या ब्रीच से होगा, कोर्ट से कोई मतलब ही नहीं है ना। वाइंडिंग अप कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको फुलफिल, जैसे डिलीवरी है आप करो, ये खत्म। ये डिलीवरी के लिए कोर्ट कैसे क्यों जाएगा? वो तो ब्रीच की सिचुएशन में जाएगा, वाइडेबल। हाँ, ब्रीच में ही जाएगा। इसमें तो कोर्ट का कोई काम ही नहीं है। मतलब वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन, ये सब कंपनी का होता है, फर्म का होता है। इसमें तो कोई कोर्ट का वर्क ही नहीं है। ओके, बेसिकली अल्टरेशन एक्ट जो है ना वो आपसी सहमति से होगा ना। अल्टरेशन में मैं एग्जांपल और बता दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने बोला था मैं आपको 1 लाख दूंगा, आप मेरे को पर्टिकुलर पल्सर की बाइक देना। बाद में हम लोग म्यूचुअल कंसेंट से कहते नहीं कोई बात नहीं, पल्सर नहीं, आप इनफील्ड, अपाचे, XYZ कोई और कोई दे दो, दैट इज अल्टरेशन ओनली। ओके, हमने अल्टर कर लिया विद म्यूचुअल कंसेंट। यहाँ पे कोर्ट का कोई काम ही नहीं है, बट दैट अल्टरेशन मस्ट बी ऑन एनी लीगल डॉक्यूमेंट। ओके, वही एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए जिससे कि उसे आप वैलिडिटी प्रूफ कर सकते हो। रजिस्टर करा लो बाद में, वही रजिस्टर करा। हाँ जी, सारा 62 में ही आएगा ये। हाँ जी, तीनों चीजें अल्टरेशन, नोवेशन उसमें ही है, 62 में ही है। सर ये इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन जो बोला आपने, नोवेशन का मतलब नया याद कर लो, नोवेशन नया कर लो, पुरानी चीज को खत्म करके नया कर देना। ओके, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग थैंक यू सर, नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।